हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ मेरी ट्रैवल जर्नी के बारे में, जो कि मैंने की थी इन द मंथ ऑफ जुलाई, जब कोविड पीक पे था इंडिया में। और मैंने जो ट्रैवल किया था वो किया था न्यू दिल्ली इंडिया से टू टोरंटो कनाडा वाया लंदन। तो मेरी जो ट्रैवल जर्नी थी वो मैंने की थी एयर इंडिया से, जो कि थी न्यू दिल्ली से लंदन हिथ्रो, और वहाँ लंदन हिथ्रो से एयर कनाडा आगे टू टोरंटो। गाइस, इस वीडियो में मैं आगे बात करूंगा मेरी ट्रैवल जर्नी के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा और क्या क्या डिफिकल्टीज मैंने फेस की ड्यूरिंग माई जर्नी। आगे और मैं बात करूंगा मेरी ट्रैवल बुकिंग के बारे में, मैंने किस एयरलाइन से बुक किया था, कैसे बुक किया था, कहाँ से बुक किया था, और बैगेज अलाउंसेस क्या थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं बात करूंगा मेरे ट्रैवल के बाद क्वारंटीन प्लान के बारे में, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑथराइजेशन लेटर टू ट्रैवल फ्रॉम IRCC, दैट इज एग्जम्पशन टू ट्रैवल टू कनाडा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो बात करते हैं मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि ठीक ठाक रहा। मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा रहा और बहुत ख़राब रहा, ये भी नहीं बोलूँगा, बट ओके ओके रहा। थोड़ा डर के अंदर मैंने ट्रैवल किया, टू बी वेरी फ्रैंक। इस वजह से मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाया। ऐसे तो मेरा प्लान था पूरा ब्लॉग बनाने का, बट मैंने वो नहीं कर पाया क्योंकि अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि ड्यूरिंग ट्रैवल मेरे को कहीं रोक देंगे या मेरे को वापस भेज देंगे, नहीं आप ट्रैवल नहीं करते हो, कर सकते हो। तो सॉरी, तो कोरोना नहीं है, डरना नहीं। तो मेरे मन में ये, जब इनिशियली मैंने ट्रैवल करना था तो काफ़ी क्वेश्चंस थे, लाइक कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं ऑथराइज हूँ ट्रैवल करने के लिए, और अगर ट्रैवल कर सकता हूँ तो मैं बुकिंग कहाँ से करूँ, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक ही एयरलाइन चल रही थी, वो एयर इंडिया अंडर वंदे भारत मिशन, जो कि चल रहा था फेज 4। मैंने जो पहले बुकिंग की थी वो इनिशियली बिफोर कोविड, वो मेरी बुकिंग थी 1 अप्रैल की, एयर फ्रांस वाया पेरिस और टू टोरंटो, जो कि 1 अप्रैल की मेरी फ्लाइट थी, और 1 अप्रैल को मेरा अप्रैल फुल हो गया और मैं ट्रैवल नहीं कर पाया, ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड, और रिस्ट्रिक्शंस लग गई। इनिशियली मुझे लगा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, वो हार्डली 1 हफ्ते की बात होगी या 15 दिन में सब कुछ खुल ही जाएगा नॉर्मली, इतना देर बंद रख नहीं सकते। पर धीरे धीरे लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड होता रहा, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ती गई। अप्रैल से मई आ गया, मई से जून आ गया, जून में मई में एयर फेज 1 शुरू हुआ था, और मैंने 1 में ट्राई किया पर मुझे टिकट मिली नहीं। फिर मैंने 2 में 12 जून को ट्राई किया, एयर इंडिया में फेज 2 था। 12 जून को मेरी टिकट हो भी गई थी, बहुत ही डिफिकल्टीज के बाद मेरी टिकट हुई थी, मैंने खुद की थी ऑनलाइन। और वो ट्रैवल मैंने कैंसिल कर दिया लास्ट मोमेंट में जाके, वो भी 10 जून को, इस वजह से क्योंकि मैंने ट्विटर हैंडल पे मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग ये लिख रहे हैं कि उनको ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा। इसीलिए उनको ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा क्योंकि वो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है कनाडा के, और सिटीजन नहीं है, इसलिए उनको ट्रैवल करने नहीं दिया जा रहा। और जैसा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, वो ओपन वर्क परमिट पे आया हूँ, तो उसकी तो मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवलर था। तो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर के लिए मुझे नहीं लगता था उस वक्त, मुझे लगा कि ट्विटर पे सब लोग ये डाल रहे हैं कि एयर इंडिया इज डिनाइंग बोर्डिंग टू पीपल हु आर नॉट PRs और सिटीजन ऑफ कनाडा। तो इस वजह से, उस डर की वजह से, क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना था मुंबई टू दिल्ली, और दिल्ली से फिर आया यहाँ पे टोरंटो, बट मुंबई से दिल्ली के लिए भी फ्लाइट्स जो चल रही थी वो एक दिन में सिर्फ एक फ्लाइट चलती थी एयर इंडिया की, और वो भी कभी कभी कैंसिल हो जाती। तो क्योंकि लोग जो थे वो डर रहे थे ट्रैवल करने से, तो लोकल तो डोमेस्टिक लोग बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने वो ट्रैवल कैंसिल कर दिया, क्योंकि मुझे एक दिन पहले दिल्ली जाके रुकना था,
दिल्ली एयरपोर्ट से अगर मैं बाहर जाता हूँ तो क्वारंटीन करना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे रुकता हूँ तो 24 आवर्स से ज़्यादा रुकना पड़ रहा है। तो मैंने एक दिन पहले ही बुकिंग की थी, तो मैंने सोचा इतना हेक्टिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर मैं मुंबई से दिल्ली जाऊँगा, फिर दिल्ली से मुझे अगर डिनाई कर दिया वहाँ से, तो उस वक़्त वहाँ से फिर वापस आना, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क था। और फिर कोविड भी उस वक़्त पीक पे चल रहा था। ट्रैवल तो फिर वहाँ से दिल्ली से वापस मुंबई आओ, मुंबई में फिर वापस क्वारंटीन हो जाओ, तो ये सब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी। तो इसीलिए मैंने वो ट्रैवल अपना जो बुकिंग थी, वो मैंने कैंसल कर दी थी, जो कि फ्लाइट की प्राइस था अप्रॉक्स 1,08,000 इकोनॉमी क्लास। वो मैंने कैंसल कर दिया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा ट्राई किया। फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। 1-2 लोग मुझे सुनने में आया कि ओपन वर्क परमिट वाले चले गए हैं यहाँ से इंडिया से। मैंने उनसे व्हाट्सएप पे बात की वाया जो हमारे ग्रुप्स वगैरह बनते हैं व्हाट्सएप पे रैंडमली। तो मैंने भी ऐसे 2-3 ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए थे उस वक्त, और मेरी ऐसे ही 2-3 लोगों से बात हुई। तो कुछ लोगों ने ट्रैवल किया और वो सक्सेसफुली यहाँ पहुँच गए। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, नहीं, ओपन वर्क परमिट वाले ट्रैवल कर सकते हैं और विदाउट ऑफर लेटर, जॉब ऑफर लेटर ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने फिर दोबारा टिकट करने की जो मेरा हंट था वो शुरू कर दी। बट इस बार मैंने जब 12 जून के बाद फिर दोबारा शुरू किया मैंने बुकिंग करने की, लेकिन इस बार मुझे टिकट मिल ही नहीं रही थी। और मैंने एक बार ट्रैवल एजेंट से भी कांटेक्ट किया, बट उनके पास भी कुछ नहीं था। फिर उसके बाद मैंने एक फेज 5 शुरू हुआ, जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में था, अराउंड 3rd of जुलाई टू 14th of जुलाई। 4 फ्लाइटें टोरंटो की थी, 4 से 5 फ्लाइटें टोरंटो की थी, और बाकी जो फ्लाइटें थी 2 या 3 फ्लाइटें थी वो वैंकूवर की थी। उसके अंदर मैंने फ्लाइट के लिए बैठ गया लैपटॉप पे सब कुछ लगा के। बट मैंने जब बुकिंग करने बैठता था तो विद इन अ सेकेंड सब फ्लाइट बुक हो जाती थी ओपन होते ही। मैंने भी ट्राई करा, बट मेरे जो पैसे थे वो डिडक्ट हो गए, टिकट मुझे मिली नहीं और PNR जनरेट हो गया। बट मैंने जब एयर इंडिया को कॉल किया, जो कि बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था एयर इंडिया को कस्टमर केयर पे कॉल करना, और 1-1 घंटे की वेटिंग के बाद मैंने उनको कॉल करके जब पता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, हमको तो आपके जो पैसे डिडक्ट हुए हैं, जो आपकी मनी डिडक्ट हुई है, हमको रिसीव नहीं हुई है, इसलिए हम आपकी टिकट जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, जो PNR है उसे कैंसिल कर रहे हैं, हम आपको टिकट नहीं दे सकते। तो वो टिकट मेरी कैंसिल हो गई। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया। फिर उसके बाद फेज 4 के अंदर ही इन्होंने 18th of जुलाई टू 25th of जुलाई में 3 फ्लाइटें जो कि टोरंटो के लिए थी, उसमें मैंने ट्राई किया, बट आई फेल्ड अगेन। वहाँ पे भी मुझे टिकट नहीं मिली। बट फॉर्चुनेटली मैंने 2-3 ट्रैवल एजेंट से बात किया करके रखी थी। उनमें से एक ने मुझे टिकट दी, वेरी एक्सपेंसिव टिकट मुझे पड़ी, जो कि मेरी टिकट थी न्यू दिल्ली से लंदन, लंदन से टोरंटो, जो कि लंदन तक एयर इंडिया और आगे एयर कनाडा। अब मैं बहुत ज़्यादा टेंस था कि क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ वाया लंदन, क्योंकि तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे और मैं बहुत ज़्यादा टेंस था। क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ वाया लंदन, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी उस वक्त, और रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लंदन में भी आपको जो हॉल्ट था वो 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं करने दे रहे थे। दैट मीन्स नाइट में आपको हॉल्ट नहीं करना है एट एयरपोर्ट, आपको बाहर जाना पड़ेगा। फॉर दैट यू रिक्वायर्ड ट्रांजिट वीज़ा। तो उस वजह से मैंने अपनी जो टिकट थी वो इस हिसाब से रखी कि मुझे मैक्सिमम 6 आवर्स का बीच में हॉल्ट लेना पड़े, और उससे ज़्यादा का मैं प्रेफर नहीं कर रहा था। तो उस हिसाब की मुझे टिकट मिल गई। अब मिल तो गई, बट ट्रैवल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये भी पता था कि हाँ, बहुत सारे लोग ओपन वर्क परमिट वाले वो वहाँ पहुँच गए हैं, बट वो जो गए थे वो डायरेक्ट फ्लाइट लेके गए थे न्यू दिल्ली टू डायरेक्ट टोरंटो विदाउट एनी हॉल्ट। अब मेरा हॉल्ट था,
और मैं बहुत ज़्यादा टेंस था। फिर भी इतना सब फेस करने के बाद मुझे लगा नहीं, मुझे एक चांस लेना चाहिए, तो मैंने वो टिकट रखी और मैंने ट्रैवल किया। अब मैं जब मुंबई से दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में मैंने एक दिन पहले ट्रैवल करना था मुझे, तो मैंने एयरपोर्ट के ऊपर ट्रांजिट होटल है, उस होटल में मैंने स्टे किया, हॉलिडे इन में। रात मैंने वहाँ पे बिताई, क्योंकि बाहर 24 घंटे बिताना तो बहुत डिफिकल्ट थे, वो भी कोविड के टाइम पे। तो मैंने प्रेफर किया, ठीक है एक्सपेंसिव था बट कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने हॉलिडे इन में स्टे किया रात को। नेक्स्ट डे मुझे फ्लाई करना था। अब वहाँ पे जब मैं पहुँचा काउंटर पे, तो उन्होंने मुझे पहले रोक दिया। उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने सब डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, अपना वर्क परमिट दिखाइए। तो मैंने उन्हें बताया नहीं, मेरे पास वर्क परमिट तो है नहीं, तो मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हूँ, मेरे पास वर्क परमिट नहीं, वो मुझे वहाँ जाके ही मिलेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हमें उन्होंने कुछ तो व्हाट्सअप किया किसी को मेरे सब डॉक्यूमेंट्स, मेरा ऑथराइजेशन लेटर वगैरह मैंने उन्हें सब दिखाया IRCC से, और उन्होंने किसी को व्हाट्सअप किया। आई डोंट नो वो किसको किया, बट आई थिंक वो यहाँ कनाडा या वहाँ एम्बेसी में कोई होंगे बैठे हुए, वो वहाँ से अलाउ करते थे, ओके करते थे, तो फिर ही आपको आगे ट्रैवल करने दिया जा रहा था। ये एयर इंडिया कर रहा था, नॉट इमिग्रेशन। अब एयर इंडिया वाले ने मेरे डॉक्यूमेंट सब जो थे वो क्लिक करके भेज दिए। अब मैं बहुत ज़्यादा टेंस था वहाँ पे अगर यहाँ से ओके नहीं आया तो अब, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे ओके आ गया, और मुझे ट्रैवल की टिकट्स दे दी उन्होंने वहाँ से, मुंबई, सॉरी नॉट मुंबई, दिल्ली टू लंदन, एंड लंदन टू टोरंटो तक के बोर्डिंग पास मुझे दे दिए। अब मैं पहुंचा वहां से इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा गया मुझसे, जस्ट पूछा गया आपके पास जॉब है, तो मैंने बोला नहीं, मैं वहां जाके जॉब देखूंगा। तो वो प्रोसेस तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, स्टैम्प मारा और मैं आगे चला गया। ठीक है, सिक्योरिटी चेक हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। अब फ्लाइट के अंदर थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग तो कुछ हो पाया नहीं, क्योंकि सब सीट्स फुल थी। एक शील्ड देते हैं खाने के लिए, एक थैली में आपको पहले से ही रख दिया जाता है बांध के, तो वो आपकी सीट पे पड़ा होता है, वो आपको वही खाना होता है। समथिंग कुछ जूसेस होते हैं, कुछ स्नैक्स होते हैं, समथिंग ऐसे कुछ होता है, और एक सैंडविच वगैरह समथिंग। तो वो तो ज़्यादा कुछ मैंने खाया नहीं, बट थोड़ा बहुत खाया। फिर ये सब करते पूरी फ्लाइट में मैं सो नहीं पाया, यही टेंशन थी मुझे कि मैं लंदन में पहुंचूंगा तो वहां पे मेरे साथ क्या होगा। अब बैगेज के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। जो बैगेज थे वो 23 केजीज के दो, एक लैपटॉप बैग और एक छोटा केबिन बैग 7 केजीज का, इतना अलाउ करते थे वो लोग। लंदन पहुंचने के बाद वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। इमिग्रेशन जो होता है, सिक्योरिटी चेक नॉट इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक हुआ वहाँ पे कुछ नहीं बोला, बट मेरे को वहाँ पे बोला गया कि आपको नया बोर्डिंग पास लगेगा एयर कनाडा का, एयर इंडिया का पास नहीं चलेगा। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मुझे उन्होंने फिर से पूछा कि आपका वर्क परमिट बताएं। तो मैंने वर्क परमिट उन्हें बताया कि मेरे पास नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हूँ, जैसे वही कहानी। और उन्होंने फिर बोला कि नहीं, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो आगे, क्योंकि आपके पास वर्क परमिट नहीं और आप ऑथराइज नहीं हो जाने के लिए। तो उनको मैंने बताया कि नहीं, मेरे पास IRCC का ऑथराइजेशन लेटर है, जिसके अंदर मैं एग्जेम्प्ट हूँ ट्रैवल के लिए। तो वो उनको दिखाया, तो उन्होंने हाँ, देन वो मान गए और कुछ पूछा नहीं मेरे से। उसके बाद उन्होंने बोर्डिंग पास दे दिया। फिर वहाँ से 5 घंटे का जो हॉल्ट था मेरा, उसके बाद मैंने वहाँ पे से एयर कनाडा लिया। एयर कनाडा का बोर्डिंग से पहले फिर से मुझसे यही पूछा गया, आपका वर्क परमिट दिखाएं। तो मैंने उनको वहाँ पे भी अपना ऑथराइजेशन लेटर दिखाया। उनको थोड़ा समझ नहीं आया या क्या था पता नहीं, उन्होंने मेरे को वहाँ पे रोका, बट थोड़ी देर के बाद उनको क्या लगा मुझे नहीं मालूम, बट शायद उन्होंने पूरा लेटर रीड किया होगा। उस वक्त नहीं किया, बाद में रीड किया, क्या किया पता नहीं, बट फिर उन्होंने मेरे को अलाउ किया कि आप ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इस टेंशन में था कि इतना सब कुछ हो रहा है भाई। अब मैं मेन जो वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी वाले हैं कनाडा में, वो क्या करेंगे मेरे साथ।
अब मैं वहाँ से पूरी फ्लाइट में सो नहीं पाया, ना मैं खा पाया। मैं वहाँ से आया, यहाँ नीचे उतरा के पियर्सन एयरपोर्ट पहुँचा और पियर्सन एयरपोर्ट पे मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, इमिग्रेशन की लाइन में लगा, वहाँ उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किया, फिर मुझे आगे कर दिया इमिग्रेशन की लाइन में। वहाँ पे इमिग्रेशन में जब मैं पहुँचा, वहाँ पे लेडी थी, जो कि बहुत रूड थी, बहुत ही ज़्यादा। और उन्होंने मेरे को बोला कि आप तो ट्रैवल करने के लिए ऑथराइज़ नहीं हो, फिर भी आप ट्रैवल क्यों कर रहे हो? तो मैंने उनको पूरी कहानी समझाई कि ऐसा-ऐसा है, मैं रीयूनाइट करने के लिए आ रहा हूँ, मेरी वाइफ़ है यहाँ पे, मैं ओपन वर्क परमिट पे हूँ और मैं ऑथराइज़्ड हूँ, मेरे पास ऑथराइज़ेशन लेटर है आईआरसीसी से। उन्होंने मुझे बोला कि आप वर्क परमिट पे हो, लेकिन आपके पास तो वर्क है नहीं, फिर आप ढूँढोगे वर्क? तो मैंने उन्हें बोला यस, हाँ, मैं वो काम ढूँढूँगा। तो बोले आप तो बोल रहे हो रीयूनाइट करने आ रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास जो वीज़ा है वो वर्क परमिट है, आई एम ऑथराइज्ड टू वर्क हियर, इसीलिए मैं काम भी करूँगा और रीयूनाइट तो मेरा प्राइमरी जो है वो कंसर्न जो है ही। उस बेसिस पे मुझे ऑथराइजेशन मिला है। ओके, ठीक है। उन्होंने कुछ बोला नहीं और उन्होंने मेरा प्रोफ़ेशन पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैं अम, क्या करता हूँ बैक इन इंडिया, वो सब बताया मैंने। और उन्होंने फिर मैंने उन्हें अपने कुछ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह दिखाने की कोशिश की कि मैं क्या करता हूँ दिखाने के बाद, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया और साइलेंटली वो उठ के चली गई और मेरा जो वर्क परमिट था, वो वर्क परमिट जो है मेरा प्रिंट करके लेके आ गई। अब इस दौरान जब वो उठ के चली गई, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने सोचा अरे भाई, ये तो लगता है मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूड थी, ये तो मुझे लगता है वापस भेजेगी। और बाहर मेरी वाइफ वेट कर रही थी, उसकी भी सीटी-वीटी गुल थी। तो अब मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो उन्होंने जब वो लेडी आई, तो उसने मेरे को बोला, क्योंकि हम थोड़ा डिस्टेंस से बात कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा नज़दीक बुलाया और थोड़ा समझाया कि ये आपका वर्क परमिट है। जैसे ही मैंने अपना वर्क परमिट देखा, मेरे सांस में सांस आई। भाई चलो पहुंच गए, अब मैं बाहर जा सकता हूँ। उन्होंने मेरे को समझाया ये आपका वर्क परमिट है, आप क्या कर सकते हो और नीचे लिखा क्या नहीं कर सकते हो, वो उन्होंने मुझे समझा दिया। वो जब आप पहुंचोगे यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स, तो आप समझ जाओ। कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल। अभी वहाँ से जब मैं बाहर निकला, तो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ ओके, सब कुछ नॉर्मल था ही। तब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं, बहुत मुझसे ज़्यादा खुश था कि पहुँच गया ठीक-ठाक। इस चक्कर में मैं बहुत कुछ भी शूट नहीं कर पाया, कुछ भी व्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि जैसा मेरा प्लान था कि मैं व्लॉग बनाऊँगा, बट मैं नहीं बना पाया। आगे मैं बात करता हूँ मेरे क्वारंटाइन प्लान के बारे में। जो मैंने क्वारंटाइन किया था वो मोटेल में किया था, एक रूम विद अटैच्ड बाथरूम था। वो मोटेल के अंदर मैंने अगर आप स्कार्बरो एरिया में आ रहे हैं, स्कार्बरो एरिया में मैं आपको अगर आपको जानना है कि किस में रुके थे, कहाँ रुक सकते हैं, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कहाँ करना है। तो वो क्वारंटाइन मैंने जो किया था, वो मेरे 14 डेज मैंने एक मोटेल में किए थे, जहाँ पे ठीक ठाक ही था प्राइस भी। तो अभी वो वेरी कर सकता है, इसलिए मैं प्राइस अभी भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो प्राइस वेरी कर सकता है आपके और मेरे टाइम पे। तो 14 डेज मैंने मोटेल में एक क्वारंटाइन किया था। ठीक ठाक मोटेल था। और क्वारंटाइन में मैं आपको बता दूं कि ये आपको पहले ही बताना पड़ता है। जब मैं वहाँ पहुँचा था, तो एक फॉर्म दिया गया था मुझे, वहाँ पे मैंने सब मेंशन किया था कि कहाँ क्वारंटाइन करूँगा, और अपना जो आपके पास अगर नंबर है तो आपका नंबर, नहीं तो आपका रिलेटिव जो है यहाँ पे उनका नंबर देना पड़ेगा आपको, और वो नंबर पे आपको वो कॉल करके पूछते हैं रिगार्डिंग योर हेल्थ कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं है ड्यूरिंग योर क्वारंटाइन। तो वो एक बार कॉल आया था शायद, आई डोंट नो, मैं वो कॉल उन्हीं का था या किसी का था, मैं पिक नहीं कर पाया। उसके बाद उनका कॉल आया नहीं। और क्वारंटाइन आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं, आप क्वारंटाइन तो वहाँ रख लेकिन आप घूमते रहोगे, नहीं, वो विजिट भी करते हैं। क्योंकि कुछ मेरे जो फ्रेंड्स थे
उन्होंने बताया कि उनको कॉल भी आया था और उन्होंने ये भी बोला था कि हम आपको विज़िट करेंगे कल या परसों आके, तो देखेंगे आपको सिम्पटम्स है या नहीं है। तो मे बी वो विज़िट भी करते हैं। मैंने अभी तक सुना तो नहीं है विज़िट के बारे में किसी के पास आए हों, बट मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि हाँ, उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली थी कि हाँ, वो आपके पास आएँगे विज़िट करने के लिए और देखेंगे कि सिम्पटम्स हैं कि नहीं है। और बाकी क्वारंटीन के दौरान आपको जब लेडी वहाँ पे जो थी वो ये भी आपको पूछेगी कि आप अगर क्वारंटीन में हो, तो आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ का जो सामान है, फूड वगैरह जो आपको मिलना है, वो कौन देगा? वो कैसे आप लोगे? तो मैंने उनको बताया कि नहीं, मेरी वाइफ़ है, वो मुझे फूड वगैरह वो सब प्रोवाइड करेगी। यहाँ से जब मैं जाऊँगा तो मेरे फ्रेंड का व्हीकल है, मैं वहाँ से विदाउट एनी हॉल्ट डायरेक्ट क्वारंटीन करूँगा, कहीं रुकूँगा नहीं। तो उनको मैंने वो समझा दिया था, वहाँ पे बता दिया था, नॉट समझा दिया था, बता दिया था कि ऐसा-ऐसा होगा। तो ये तो क्वारंटीन का था। और उसके बाद बात कर लेते हैं ऑथराइज़ेशन लेटर की। ऑथराइज़ेशन लेटर मैंने जो अप्लाई किया था वो मई एंड में किया था, और ईमेल आईडी उनकी एक ऑथराइज़ेशन की है जो कि उनके सीआईसी की साइट पे भी है, और मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो उस पे आपको ईमेल करना पड़ेगा, आपके सारे ही उन्होंने मेंशन किया है क्या-क्या उनको रिक्वायर्ड है, आपका नाम, आप क्यों ट्रैवल कर रहे हो, किस लिए, वो सब डिस्क्रिप्ट आपको डालना पड़ता है, आपके डॉक्यूमेंट सब डालने पड़ेंगे। उस बेसिस पे वो आपको एग्ज़म्पशन देते हैं। तो वो लेटर मैं ईमेल मैंने उनको किया था, वो ईमेल का रिप्लाई मुझे अप्रॉक्स विदिन अ वीक मुझे आ गया था। मुझे विदिन अ वीक आ गया था, बट बहुत सारे लोगों को वो 1 महीने के बाद भी रिप्लाई नहीं मिला था। बट मुझे विदिन अ वीक आ गया था उसका रिप्लाई। उसके बाद ही मैंने जो जून 12 की जो मेरी फ्लाइट थी, वो मैंने बुक की थी। उससे पहले मैं भी डर रहा था बुकिंग करने से। तो ये मेरा ऑथराइज़ेशन का एक ईमेल जो मैंने आपको बताया वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल इसके अलावा अगर गाइस आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। मैंने काफ़ी रिसर्च की थी इस बारे में, ट्रैवल के बारे में, और उसके अलावा भी मैंने काफ़ी रिसर्च की थी मेरे ओपन वर्क परमिट के बारे में। आगे मैं जो वीडियोज़ बनाऊँगा उसमें मैं आपको थोड़ा व्लॉग्स बनाऊँगा। व्लॉग्स में आपको दिखाऊँगा अराउंड टोरंटो के बारे में दिखाऊँगा कुछ-कुछ। तो वो, और उसके अलावा अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिगार्डिंग ओपन वर्क परमिट और अ, मेरा एक्सपीरियंस ओपन वर्क परमिट में है तो मैं उसी के बारे में बात करूँगा। तो ओपन वर्क परमिट के बारे में मैं आपको बता दूँगा क्या-क्या है, कैसे लगाया, कहाँ से लगाया, और क्या-क्या रिसर्च की, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन अगर जो भी होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो गाइज़, ये मेरी ट्रैवल स्टोरी थी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द comment box. I will revert on that. So thank you so much for watching, guys. I hope it helps.